क्या तुमने सोचा है कि आसानी से कोई दायरा नहीं तोड़ता है। जैसे जैसे साक्षरता बढ़ी, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी। वो व्यवसाय क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम करने लगी। तो लेखन में वो पीछे कैसे रहती। आज 21वीं सदी की जो काव्य यात्रा में कवियत्री स्त्रियों से कहती है कि तुम द्रौपदी नहीं हो, कि तुम द्रौपदी नहीं हो, कि तुम्हें बचाने कृष्ण आएंगे। तुम में वो आग है, तुम में ऊर्जा है कि तुम पुरुष का सामना स्वयं कर सकती हो। जैसे कल मधु जी बता रही थी, तुम सीता भी नहीं हो, तुम सीधा भी नहीं हो जो तुम्हें अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़े। तब मैं दूर क्यों जाऊं, मैं सबसे पहले ममता कालिया जी की एक कविता यहाँ पे सुनाना चाहती हूँ। उनकी कविताएं हर स्त्री, घरेलू स्त्री या कामकाजी स्त्री, उनके चारों तरफ घूमती है। हम कल आ रहे थे रास्ते में, तो कभी यहाँ पे लेखिका सम्मेलन के लिए थे, लेकिन मैं भी घर पे अपने बच्चे को फ़ोन कह रही थी कि देखो वो दूध अंदर रख देना, भूल मत जाना। मंजू मैडम कह रही थी कि ना वो बाहर है ना, वो दो भी आएगा उसको कपड़े दे देना और अनेक इस तरह की बातें। हम तन से यहाँ आ रहे थे लेकिन मन तो हमारा पीछे ही था। तो उनकी एक जो कविता है उसका मैं यहाँ वाचन कर रही हूँ। उसमें वो ये कहती हैं कि खांटी घरेलू औरतें, उसमें उन्होंने, उनका प्रश्न है कि क्या तुमने किया है सातों दिन काम, क्या तुम कर सकते हो सातों दिन काम। मैंने श्रम को ही पारिश्रमिक माना। तुम भाग्यशाली हो, तुम भाग्यशाली हो कि मैं ऊंची बातें नहीं सोचती। सच में अगर सोचा जाए तो स्त्री अपनी कामनाओं की, अपनी आकांक्षाओं की, अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ाती है, तब जाके पुरुष सफल होता है। इच्छाएं उसकी भी होती है, कामना उसकी भी होती है, लेकिन वो कई बार उसको पीछे रखती है। इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी और मैं अध्यक्ष महोदय का इधर ध्यान चाहूँगी कि उन्होंने कहा था कि स्त्री की बात सुननी चाहिए। मैं एक वाक्य बताना चाहती हूँ कि मैं अपना एक गज़ल लिख रही थी और लिखते समय बार बार व्यवधान आ रहा था, तो मैं दूसरे कमरे में चली गई और अपना लिख रही थी। और लास्ट का मेरा मक्ता आ रहा था और उसकी पूरी छवि मेरी आंखों में थी कि मैं लिखूं। इतनी देर में मेरे हस्बैंड ने बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और वो उनके चेहरे पे इतना उल्लास था। मेरे पति व्यवसायी हैं तो उनके उस दिन उनको शायद कोई बहुत लाभ हुआ होगा, तो उन्होंने आके मुझे बोला कि देख इतना। अब मुझे लगा मैं अपनी पंक्ति पूरी करूं या इनका चेहरा देखूं, समझिए कि उनकी खुशी में खुश हूं या मैं अपनी जो मेरा वो मक्ता जो लास्ट जो मेरा था। और मैं सच मानिए आज तक मेरी वो गज़ल का वो मक्ता पूरा नहीं हो पाया। मैं कई बार उनसे शिकायत करती हूँ तो कई बार वो कहते हैं कि तू एक आयोजन रख ले, मैं सबके सामने माफ़ी मांग लूँगा। माफ़ी चाहे वो मांग ले, लेकिन फिर भी उस खुशी को मैं एंजॉय नहीं कर पाई जो उसके पूरा होने में मैं कर सकती थी। उन्होंने हुए उनकी खुशी में खुश हो गई। ये महीनों का दूसरा पायदान है। मैं डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी जो मेरी बहुत अच्छी मित्र भी हैं, उनकी मैं एक कविता यहाँ की रोशनी में, तुम्हारी रोशनी में हमारे स्वप्न नहाए, तुम्हारी रोशनी में हमारे स्वप्न नहाए, लहरें से अटकेलियाँ करें, फैनिल में घुले मिले, तुम्हारी रोशनी में हमारे स्वप्न नहाए। इसमें कवियत्री चाहती है, ये हर स्त्री चाहती है कि जब हम कोई भी साहित्यिक यात्रा करें या कोई भी कार्य करें तो परिवार का उसे संबल मिले, पति का साथ मिले, और जब इन दोनों का साथ मिलता है तभी हमें वो मान्यता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इनकी जो स्वप्न है वो छोटे बच्चे के मानिंदे। कभी ये बच्चे के लिए सोचती है कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, बहू हो जाएगी, मैं कितनी खुश हो जाऊंगी, ये छोटा सा सपना है। कभी ये सोचती है कि नंद बाबू की विरासत को मैं आगे ले जाऊंगी, ये उनका सपना है।
तो हर सपने को वो जीना चाहती है, वो नया सवेरा चाहती है, वो उजाला चाहती है, वो नई आशा की किरण बनना चाहती है। फिर वे कहती हैं कि हमारे पुराने लिबास, नकली जेवर, टूटे बर्तन, मेज कुर्सियाँ, धूल भरी डायरियाँ बह जाए, बस रह जाए हमारे स्वप्न। ये हमेशा माना जाता है कि हर स्त्री चाहती है कि अपनी उदासी की चादर में उतारकर फेंक दूँ, पर नहीं हो पाता है। तो ये उल्लास चाहती है, समाज की कुंठित सोच और उदासी की चादर, अपनी छटपटाहट और सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर नया चांद छूना चाहती है। अर्थात हो सभी तरफ प्रकाश ही प्रकाश। आज की 21वीं सदी की जो नारी चाहती है, हो सभी तरफ प्रकाश ही प्रकाश, मुझे मिल जाए खुला आकाश। तिमिर हो पर हो कुछ कुछ उजाला, जिससे प्रस्फुटित हो मुझ में विश्वास। यह तो बात हुई है महिला लेखन के सकारात्मक पहलू की। क्योंकि मैं वाणिज्य की विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पर एक चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। जब मैं वाणिज्य पढ़ाती थी तो माना जाता था कि प्राचीन समय में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, यानी आदान प्रदान। गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले सब्जी, सब्जी के बदले कपड़ा। पर ये उस युग की महती जरूरत थी। लेकिन आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरोना काल में जब सभी स्त्रियां घर थी, पुरुष घर थे, तो ऑनलाइन काव्य पाठ का प्रचलन शुरू हुआ। इस ऑनलाइन काव्य पाठ में 15 दिन में तो आपकी पुस्तक आ गई और करीब 6 महीने आते आते आपके 50 से 70 प्रमाण पत्र आ गए, जिसमें साहित्य रत्न पुरस्कार, काव्य शिरोमणि पुरस्कार और जाने पता नहीं कितने पुरस्कार। तो मुझे लगता है ये भी एक बार्टर सिस्टम का प्रतिबिंब है कि तुम मुझे पुरस्कार दो, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। उसमें ऐसा नहीं है। आज यहाँ बात हुई थी जिन्होंने हाइकू लिखना सीखा, आप देखिए ऑनलाइन से ही उन्होंने हाइकू लिखने से उनकी पुस्तक आ गई। ये बहुत खुशी की बात है। हम सकारात्मक पहलू देखें, लेकिन नकारात्मक पहलू, मेरे एक मित्र ने एक कविता लिखी। कविता पढ़ के मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या लिखा, लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब लाइक पे लाइक आने लगे तो मेरे मित्र ने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हें कविता पसंद नहीं, देखो कितने लोगों ने मुझे लाइक लिखा है। अब मेरी दुविधा ये कि मैं लिखूं, अगर मैं लाइक लिखती हूँ और नहीं लिखती हूँ तो मेरी मित्रता के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मैंने भी टिप्पणी लिख दी, बहुत अच्छी है, और देखते ही देखते वो मशहूर कवियत्री बन गई। ऐसा लगता था कि जैसे छोटे बच्चे होते थे ना, जब बहुत एक बार लिखते थे तो हम 1 स्टार देते थे, 2 स्टार देते थे, 3 स्टार, ताकि वो अभिप्रेत हो और वो अच्छा से अच्छा लिखे। लेकिन यहाँ हम किसको अभिप्रेत करें? पहली बार में भी आपकी इतनी टिप्पणियाँ, तो उनका विकास वहीं रुक जाता है, वो आगे कवियत्री नहीं बन सकती है। तो ये चिंता और चिंतन का विषय है कि क्या इसको रोका जा सकता है या क्या इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये प्रश्न मैं आपके सामने रखती हूँ। धन्यवाद, आभार।